अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा ताई। डायमेंशन पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस शो में जिसका नाम है ज़ियाबीतस डिसिप्लिन का एक बहाना, इस शो में हमारे साथ होते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं जो कि डॉक्टर जावेद इकबाल की एक पेशेंट है, उनकी बेटी मौजूद है और आज हम उनसे कुछ सवालात पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्हें क्या कोई डिफ़िकल्टीज पेश आती हैं मैनेजमेंट में अपनी मदर की डायबिटीज़ को मैनेज करते हुए, या किस तरह से। आज हम उनसे भी सवालात पूछेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि हम जो है वो ज़ियाबीतस के पेशेंट्स के लिए कौन कौन सी ऐसी वर्जिशें मौजूद हैं जो कि वो कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम डॉक्टर जावेद इकबाल से आज प्रोएक्टिवनेस के हवाले से भी बात करेंगे, जैसे कि प्रोएक्टिवनेस क्या होती है, और जो लोग जो कि प्री डायबिटिक हैं जिनको अभी पता चला है कि वो अनकरीब ज़ियाबीतस की मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं, वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। आज इस हवाले से हम बात करते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल से। और डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा पहले ये मुझे बताएं कि प्रोएक्टिवनेस क्या होती है। देखिए, प्रोएक्टिवनेस का मतलब होता है कि आप किसी भी अपने जो मसाइल जो आपको जिनसे आपका पास वास्ता पड़ने वाला है उनसे निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। अपनी बॉडी को सडन स्ट्रेस में न डालें। जैसे कि कोई पर्सन जो है कोई आगे जाके किसी प्रॉब्लम में पड़ता है तो उस वक्त अगर उसके एक्यूट स्ट्रेस लेवल आ जाए तो वो उसकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है। लेकिन अगर वो पहले से तैयार हो कि मैंने इस स्ट्रेस का मुकाबला करना है तो ऑलमोस्ट आपको पता है कि जैसे हम फौज की तैयारी रखते हैं पहले से कि अगर कोई जंग होगी तो हमने ऐसे करना है, एक प्लान बना होता है कि हमने ऐसे 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 मूव करना है। या जैसे आपने देखा कि हॉस्पिटल्स के अंदर एक फायर एग्जिट प्लान होता है कि आपने, या इमारतों के अंदर भी इवन एग्जिट प्लान होता है। तो अगर आपका प्लान बना हो तो सारे उस SOP पे अमल करते हैं। तो ये जो प्रोएक्टिवनेस होती है वो ये होती है कि आप पहले से जांचें, पहले से सोच के रखें कि अच्छा ये हो सकता है, इससे हमने ऐसे बचाव करना है। अब इसको हम डायबिटीज़ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम थायराइड डिजीज़, जो आपको मैं एंडोक्राइन के वाले से बात करता रहता हूँ, थायराइड डिजीज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और कई सारे और ऐसे शोबे हैं जिनमें प्रोएक्टिवनेस का बहुत रोल है। ठीक है। तो अब जैसे डायबिटीज़ है तो उसमें प्रोएक्टिवनेस क्या है कि अगर कोई बच्चा जो है उसके वालिद और वालदा को डायबिटीज़ है तो इसका मतलब है कि उसमें डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे प्रोएक्टिवनेस कैसे अप्लाई होएगी कि वो अपने आप को 30 मिनट वॉक पे रखेंगे, अपना जो डाइट प्लान है उसको ऐसा रखेंगे कि जिसमें हाई कैलोरीज ना जाए, अपने आप को ओवरवेट होने से बचाएंगे, और अपना एनुअल जो है वो स्क्रीनिंग भी कराते रहेंगे। अगर वो स्क्रीनिंग कराते हैं और वहाँ पे उनका हीमोग्लोबिन A1C जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि 5.7 से 6.4 तक हो तो इसका मतलब वो प्री डायबिटिक है। अब ये वो उन अफराद को प्री डायबिटिक से डायबिटीज़ की स्टेज से बचना चाहिए। ये प्रोएक्टिवनेस है कि वो डायबिटीज़ बच जाए और वहाँ से वापस वो नॉर्मल फेज पे आ जाए। तो इसका मतलब है कि ये भी प्रोएक्टिवनेस है। इसी तरह कुछ पेशेंट्स होते हैं जो थायराइड की डिजीज़ का शिकार होने वाले होते हैं, उसको हम कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड के मरीज नहीं है, हाइपोथायराइड नहीं है, लेकिन सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड है। अभी सिम्टम्स नहीं आई लेकिन उनके लैब्स में एबनॉर्मेलिटीज हैं। अच्छा। अब ये भी लोग ऐसे हैं जो अपने आप को फिर वेल इन टाइम ट्रीट करके थायराइड की जो डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं लेटर ऑन उससे बच सकते हैं। अब एक सर्वे के मुताबिक जो डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं जब वो अपने आप का डायग्नोसिस बनवाते हैं डायबिटीज़ का और डायबिटीज़ उनको डायग्नोज होती है तो उस वक्त तक वो बहुत सारी पेचीदगियों का शिकार हो चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों में आई की डिजीज़ पहले ही आ चुकी होती है। कई पेशेंट जो हैं उनके पाँव के तलवे जलते हैं और उनके असाब की तकलीफ शुरू हो चुकी होती है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको किडनी की डिजीज़ स्टार्ट हो चुकी होती है। इसका मतलब है जो डिजीज़ सामने आने से कुछ अर्सा पहले तक 3-4 साल पहले ही वो प्रोसेस शुरू हो गया था। अच्छा। प्रोएक्टिवनेस ये है कि उस प्रोसेस को पहचाना जाए, डिटेक्ट किया जाए और फिर उसकी प्लानिंग की जाए कि किस तरह से डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। तो डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम पे आजकल दुनिया जान में बहुत काम हो रहा है और ये एक प्रोएक्टिवनेस की बहुत बड़ी मिसाल है। डॉक्टर साहब, अगर जो जैसे प्री डायबिटिक्स हैं, अगर वो ये समझ लें कि वो डायबिटिक हैं
तो उससे ज्यादा बेहतर नतीजे नहीं निकल आएंगे? मैं तो हमेशा ये जो हमारे असल में फैशन ये है कि अभी कल भी किसी पेशेंट ने मुझे बताया कि मैं पिछले कोई 3-4 साल से ऐसी सिम्टम्स में से गुजर रही हूँ और इतनी मेरे ब्लड शुगर फास्टिंग 100 से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जिन डॉक्टर के पास वो जाती थी जनरल फिजिशियंस के पास, उन्होंने उससे ये कहा कि भाई ये मामूली मामला है, ये डायबिटीज नहीं है। मैं समझता हूँ डॉक्टरों की जिम्मेदारी बनती है, पैरामेडिकल स्टाफ की जिम्मेदारी बनती है और लैब्स वालों की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को बताएं कि ये प्री डायबिटिक फेज जो है ये किसी भी वक्त डायबिटीज फेज में कन्वर्ट हो जाएगी अगर आप कुछ इकदाम नहीं करेंगे तो ये सेंसिटाइजेशन जो है ये मीडिया का भी रोल है। अब जैसे आप अपना रोल अदा कर रही हैं तो ये है कि मीडिया का भी रोल है कि लोगों में आगाही पैदा करें कि डायबिटीज से पहले की जो स्टेज है प्री डायबिटीज, उसके ऊपर ही लोगों को डिटेक्ट करके उनको हम ट्रीटमेंट शुरू करें। प्री डायबिटिक को ऐसे ही ट्रीटमेंट प्लान में आना चाहिए जैसा कि डायबिटिक आता है। और मेरा ख्याल है कि इससे फायदा भी होगा। क्यों? क्योंकि जब हम समझ लेंगे कि महज ये समझ लें कि अच्छा मैं प्री डायबिटिक हूँ, मतलब ये कि अनकरीब मुझे डायबिटीज होने के अब इम्कानात ज्यादा हैं, तो मुझे अपना ख्याल तभी से रख लेने की जरूरत है। जैसे इसके लिए कहते भी हैं कि प्रिवेंशन हमेशा बेहतर होती है बजाय इसके कि आप किसी डिजीज में आ जाएं, तो उससे बेहतर है कि आप उसको प्रिवेंशन की तरफ आप काम करें। वेरी गुड। अब जब डायबिटीज की जब बात ये थी कि जब डायबिटीज डायग्नोज हो गई तो फिर भी एक प्रोएक्टिवनेस ये है कि वेल इन टाइम कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए अपना ट्रीटमेंट प्लान में आए। अब आपको पता है जहाँ पे डायबिटीज डायग्नोज होती पाकिस्तान में तो वो कहते हैं कि हमारे पेशेंट पहले साल जब डायबिटीज होती है तो वो पहले साल डिनाइल में गुजार देते हैं कि जी मैनू जी मामूली जी शुगर है। बहुत सारे लोग कहते हैं मामूली शुगर है, बिल्कुल, और कई सालों तक आप डिनाइल जा सकते हैं। अच्छा बिल्कुल भाई, कई सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी मैनू पेशाब वाली शुगर है, मैनू खून वाली नहीं है। अच्छा, फिर इसमें कुछ साल गुजार लेते हैं, फिर कुछ साल वो गुजार लेते हैं कि अच्छा जी डॉक्टर कहना तेन अज दवाई की लोड़ नहीं। फिर कुछ ऐसे चक्रों में पड़ जाते हैं कि अच्छा जी दवाई खाने तो फिर वो लग जाएगी, और दवाई खाने से गुर्दे फेल होते हैं। हालांकि वो बाजार में से जितने पेन किलर्स वो खाते हैं अपनी न्यूरोपैथिक पेन्स को कवर करने के लिए, वो मच मोर नेफ्रोटॉक्सिक हैं डायबिटीज़ की दवाइयों के मुकाबले में। डायबिटीज़ की दवाइयाँ नेफ्रोटॉक्सिक नहीं हैं। कई दफ़ा मैंने क्लियर किया कि वो किडनी को नुकसान नहीं देती। हाँ, जब किडनी डिजीज हो जाए तो हम दवाइयों को वैसे ही अवॉइड करते हैं, इसी तरह की डायबिटीज़ की दवाइयों को भी अवॉइड करते हैं, लेकिन वो नुकसान नहीं देती। ये आपका हाई शुगर लेवल है जो किडनीज को डैमेज करता है। तो आप बहुत सारे एक्सक्यूजेस जो हैं लोगों के पास होते हैं कि वो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट प्लान में ना है। बल्कि मैं तो कई सारे पेशेंट्स को जब देखता हूँ तो वो अक्सर ये कहते हैं मैनू केड़ा पता जी है, मेरे घर वालों को पता होगा। ये जो मैनू ना पता वाली बात है ना, ये बहुत ही अजीब है, क्योंकि डायबिटीज़ आपकी अपनी है। आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, आप सोचेंगे कि मैंने इसकी ट्रीटमेंट करनी तो ट्रीटमेंट होगी, क्योंकि सारी जो ट्रीटमेंट है इसके एक जो टीम है उसका कैप्टन पेशेंट खुद है। उसका कैप्टन ना तो मिस इकरा है, ना ही मिस तैयबा है, ना ही डॉक्टर जावेद है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, इसी के साथ जरा हम मिस तैयबा से भी थोड़ी बातचीत करते हैं। मिस तैयबा, आप जैसे कि आपकी मदर मेरे ख्याल है कि डायबिटिक है, ठीक है, तो उनको कितना अर्सा हो गया डायबिटीज हुए हुए? उनको अराउंड कोई 6-7 इयर्स हो गए। 6-7 इयर्स, ठीक है। और मतलब कि कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज, या आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आप फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, तो आप उन्हें कैसे मैनेज करती हैं अपनी ब्लड शुगर लेवल्स, कैसे मैनेज करते हैं? सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं। कोई भी आपने जैसे डायबिटीज़ है उसको मैनेज करने के लिए, जैसे आप वॉक करें और साथ में अपनी डाइट को सही रखें, ठीक है। तो वॉक का और जो भी जितनी एक्सरसाइजेज हैं इनका बड़ा इफेक्ट होता है आपके ऊपर, आपकी डेली लिविंग के ऊपर, कि आप स्ट्रेस से बाहर आते हैं। फिर आपके जितनी आप ग्लूकोज जब लेते हैं तो आपका ग्लूकोज तब तक आपकी बॉडी में डिजॉल्व ही नहीं होता जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करते या कोई भी वर्कआउट नहीं करते। तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि आते हैं, दवाई लेते हैं और चले जाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उसके लिए मेरा ख्याल ये है कि आपको साथ में डायबिटीज़ के साथ आपको वॉक भी करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो भी इसी तरह के अपना साथ मतलब सारा काम करती हैं घर का, और इसलिए वो सही रहती हैं। बिल्कुल। अभी जैसे मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जो कि आगे चल के मैं आपसे पूछूंगी भी, जैसे वॉक के हवाले से जो अक्सर मैं डॉक्टर साहब से भी पूछती रहती हूँ। जैसे आपने बताया कि अच्छा उनकी जो शुगर है वो किस तरह से, जैसे मेरा ख्याल है कि फिर तो आप अपनी मदर को वॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा
खाली वॉक, मेरा ख्याल है खाली वॉक नहीं होता, उसके साथ आप जैसे मतलब अब मदर है मेरी तो वो घर के काम करने उनको, वो अपने घर के सारे काम करती है, फिजिकल एक्टिविटीज उनकी वेट बेनिंग एक्टिविटीज वो करती हैं, जैसे घर के काम करें तो घर भी सही रहता है और उनकी डायबिटीज भी सही रहती है। ठीक है, सही। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं मिस तैयबा, अगर घर के काम थोड़े बहुत आप भी कर लें तो उससे और सेहत बेहतर हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि हम डायबिटिक नहीं है। ठीक, सही। लेकिन वैसे हेल्प किया करें ना, जो है वो आप अपने आप को बचा सकती हैं, जैसे आपकी मदर अगर डायबिटीज के उसमें है, डायबिटिक है, तो फिर चांसेस जैसे बच्चों में भी जो है वो होते हैं। अच्छा, अब जैसे आपसे एक और सवाल जो कि मैं पूछना चाह रही हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए मेरा ख्याल है कि वॉक एक आम सी चीज़ आती है कि इंसान कोई भी हो तो उसको वॉक करे ज़्यादा तो उसकी सारी बॉडी जो है वो सही रहती है, तो लाइक स्ट्रेस से बाहर आ जाता है सारे। कोई भी आप मतलब आप अपने आप को देख लें तो आप डेली वॉक करते हैं तो आप स्ट्रेस रिलीज हो जाता है आपका, तो आपको चाहिए कि कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, लाइक वैसे तो हर पेशेंट की डिफरेंट होती है एक्सरसाइज, आप उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करते हो, लेकिन अब जो भी नॉर्मल जैसे आम से लोग हैं जो गांव में रहते हैं जिनको ज़्यादा फिजियोथेरेपी का भी नहीं पता, तो उनके लिए तो मेरा ख्याल है वॉक उनको करनी चाहिए। और वैसे भी जब हम वॉक करते हैं, मेरे जो उसमें मेरे उसके अंदाजे के मुताबिक जब हम वॉक करते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे मूड को भी अच्छा रखते हैं और जो है वो हमारी डायबिटीज को भी मैनेज करने में हेल्प कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी के जो है ना मूड को बेहतर करने वाले केमिकल्स पैदा होते हैं, एंडोर्फिन्स और होते हैं, और इसके मुकाबले में अगर हम बैठ के जलते भुनते रहे अपने आप को कि इस वक्त ये टीवी पे ये खबर आई है उसको देख के जलें भुने, या हम ये देखें कि अच्छा फलाना कैरियर में आगे चला गया है, तो इस किस्म की जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर एड्रेनलिन ज़्यादा रिलीज़ होती है। जब एड्रेनलिन रिलीज़ होएगी तो एड्रेनलिन आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगी, बिकॉज ये वो केमिकल है जो आपके लिवर सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और आपके लिवर सेल्स में से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। यानी जिगर में असल में शुगर भी ज़्यादा जिगर में से भी स्टोर्ड होती, वहाँ से भी बाहर आ जाती कई दफ़ा। ये वो जिगर नहीं है जो मतलब हमारे यहाँ गुजरांवाला में जिगर होता है। सही। जैसे डॉक्टर साहब अभी तैयबा साहिबा ने भी बात की कि स्ट्रेस इससे काफ़ी कम होता है, आपकी मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी वॉक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप थोड़ा सा क्या हमारी ऑडियंस को ये ज़रूर बताइए कि स्ट्रेस और डायबिटीज़ का आपस में क्या कनेक्शन है और इसमें वॉक कैसे हेल्प करती है? स्ट्रेस और डायबिटीज़ का आपस में रिलेशन दो तरह से है। एक तो ये है कि डायबिटीज़ की डायग्नोसिस में कई दफ़ा स्ट्रेस बहुत रोल अदा करती है। आप ये समझ लें कि अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, ठीक है, इसका मतलब है जेनेटिक्स में आपकी डायबिटीज़ के जीन्स आ गए। अब इससे ये मुराद है कि आपके अंदर डायबिटीज़ होने के बीज मौजूद हैं। अब आप उसको दो चीज़ों से आप उसको ग्रो करने का मौका देते हैं उस बीज को। एक आपकी स्ट्रेस है और एक आपका ओवरवेट होना है। ओवरवेट को मजीद अगर आप डिफाइन कर लें तो ओवर पेट होना है। अच्छा। मतलब अगर आप पेट बढ़ाते जाएंगे तो आप मेटाबॉलिकली ओबीज होते जाएंगे। और आजकल मेटाबॉलिक सर्जन्स या मेटाबॉलिक सर्जरीज का बहुत रिवाज आ गया है। यानी अगर आपको डायबिटीज़ होने के इम्कानात हो गए और मेटाबॉलिकली आप ओबीज हो गए तो लोग बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक सर्जरीज की तरफ जा रहे हैं। तो आजकल जो सर्जरी में आगे एडवांसमेंट है वो मेटाबॉलिक सर्जरी की फील्ड में है। उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स जो है अपना काम कर रहे हैं और एक्सपर्टीज़ अपनी बढ़ा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा काम है जो वो करने लगे हैं। उससे ब्लड शुगर लेवल पे बहुत अच्छे असरात आते हैं। तो आपका जो मोटापा और आपकी स्ट्रेस है ये, अच्छा स्ट्रेस के दिनों मोटापा ज़्यादा बढ़ता है या आम दिनों में, आप बताएं? स्ट्रेस के, क्योंकि उसमें जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ज़्यादा खाते पीते हैं या ओवर ईटिंग भी हो जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में या कुछ लोगों में खाना पीना हम छोड़ भी देते हैं, वो डिप्रेस होते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं ना, जो वेट लॉस करते हैं। जो स्ट्रेस है, जैसे आप बच्चे एग्जाम देते हैं जैसे मेडिकल के, आपको पता ही है, तो जब मेडिकल के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो जो लड़के हैं वो शेप बढ़ा लेते हैं और लड़कियां वेट बढ़ा लेती हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि वो स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं, बैठे रहते हैं, फिर वो बैठ के सारी नेगेटिविटी भी सोचते हैं कि अच्छा एग्जामिनर ऐसा होएगा तो वैसा होएगा, और ये ऐसा सवाल क्यों है, ये मुश्किल क्यों है, वगैरह वगैरह। तो आप ये समझें कि स्ट्रेस जो है डायबिटीज़ को सामने भी ले आती है, अनमास्क कर देती सम टाइम,
और आपको बहुत सारे पेशेंट्स की अगर आप स्टोरी सुने कि आपको डायबिटीज़ कब डायग्नोज हुई, तो वो इस तरह से बताएंगे कि अच्छा मैं जब कनाडा से वापस आया तो मेरे घर डाका पड़ गया और उसका जो सदमा है वो उसकी वजह से मेरा ये डायबिटीज़ डायग्नोज हुई। या कई सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको ये बताएंगे कि मुझे बिजनेस में अचानक लॉस हो गया या किसी की डेथ हो गई तो उस वजह से या कई लोग जो हैं वो जो एक्यूट ग्रीफ रिएक्शन के दौरान उनकी डायबिटीज़ डायग्नोज होती है, जैसे उनके किसी घर के करीब बहुत ही करीबी अजीज़ की या बहुत ही करीबी जिससे उनका बहुत प्यार मोहब्बत हो उनकी डेथ हो जाए तो वो कई दफ़ा उसमें डायबिटीज़ डायग्नोज हो सकती है। स्ट्रेस जो है डिसऑर्डर केमिकली ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है बिकॉज ऑफ दीज केमिकल जो एड्रेनलिन में रिलीज होते हैं, ठीक है। तो अब जो इसके अंदर जो बचने वाला काम है आप बताएं, अगर जब असूल बताता होता हूँ डायबिटीज़ मैनेजमेंट के तो उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सरसाइज मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट ये 75% हैं ट्रीटमेंट का पार्ट। 25% अगर हम हर एक को नंबर दें तो, और जो 25% है वो डॉक्टर के करने का काम है। हमारे लोग वो जो 25% वाला डॉक्टर वाला रोल है उस पर ज़्यादा रोनर होते रहते हैं कि अच्छा जी डॉक्टर साहब की दवाई नहीं काम कर रही। वो भी वो काम करेगी अगर आप प्लस ये 3 पिलर्स पे भी काम करेंगे। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि अच्छा जी अब मैंने चूँकि एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में दिखा लिया है तो अब तो मेरी शुगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जानी चाहिए। हालांकि आपको पता है कि ये एक ट्रीटमेंट प्लान है जिस पे अमल करने से शुगर कंट्रोल होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो जैसे आपने भी बताया कि 25% जो है वो एक्सरसाइज का रोल है डायबिटीज़ मैनेजमेंट में। मिस तैयबा की तरफ बढ़ते हैं और मिस तैयबा आपसे ये पूछना चाहूँगी मैं कि डायबिटिक पेशेंट्स जो कि ज़्यादा देर चल नहीं सकते हैं या जिनको हार्ट का भी मसला हो, बैठे बिठाए कोई ऐसी भी वर्जिशें हैं जो आप बैठे बिठाए कर सकते हैं? काफ़ी वर्जिशें ऐसी हैं, मतलब ये पेशेंट के साथ डिपेंड करता है कि हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं हम उनके अकॉर्डिंग देखते हैं कि उनको कैसा हमने प्लान करना है या लाइक उनकी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो वो कर सकते हैं जो नहीं कर सकते। जैसे आपके कोई भी हार्ट का पेशेंट है तो वो ज़्यादा देर वॉक नहीं कर सकता, ज़्यादा उसके ऊपर बिल्कुल आप स्ट्रेस नहीं दे सकते। तो हम उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जैसे बैठकर वो कोई ऐसा काम करे कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी होती रहे। तो आप इसी तरह होता है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, लाइक कोई भी बैठकर काम कर रहे हैं आप अपने, तो आपका वो कॉप होता रहता है, आपका बिल्कुल वो मैनेज होता रहेगा जितना भी आप करते हैं। तो आपके ये है कि आप जो डाइट ले रहे हैं वो भी सारा इसके साथ मैनेज होता है, तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होती रहती है इससे। पेशेंट जो इमोबाइल है किसी वजह से, फॉर एग्जांपल सीवीए के पेशेंट्स हैं वो अब चल तो नहीं सकते लेकिन उनको कुछ एक्सरसाइज चाहिए। इसी तरह जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनमें कई दफ़ा उनके हार्ट के जो डॉक्टर्स हैं वो उनको एडवाइस करते हैं कि आप ज़्यादा वॉक ना करें, उससे एंजाइना होने का खतरा हो जाता है। तो इस तरह के जो मरीज़ हैं जो आपके वॉक नहीं कर सकते लेकिन बैठे कुछ एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी सही वो बताने लगी है। फिजियोथेरेपी सिर्फ वॉकिंग के ऊपर नहीं ख़त्म होती, काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं ऐसी जो मतलब जैसे पेशेंट्स हैं हार्ट के पेशेंट्स हैं जो वाकई वॉक नहीं कर सकते तो डिफरेंट एक्सरसाइजेज वो कर सकते हैं। लाइक अगर वो बैठे हैं तो वो बैठकर काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जिनको अगर कोई रेस्पिरेशन का किसी को इशू है तो रेस्पिरेशन में यह है कि वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और उसके बाद अपनी एक्टिव एक्सरसाइज कर सकते हैं। पैसिवली एक्सरसाइज कैसी होती है एक्सरसाइज? डीप ब्रीदिंग में ये होता है कि आप प्रॉपर आप इनहेल करते हैं और फिर उसको एक थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं 5 सेकंड्स के लिए और फिर एक्सहेल करते हैं। लाइक आपने इनहेल किया 5 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर एक्सहेल करेंगे। इससे हमारे जितने भी डीप मसल्स या कोर मसल्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं और फिर इंसान ऐसे हेल्पफुल होता है। और ये कितनी दफ़ा हमें करनी चाहिए और कितने ब्रेक के बाद? ये एक्चुअली पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि लाइक अगर पेशेंट कर सकता है ज़्यादा तो उसको कोई 3 to 4 टाइम्स, अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सिवियर है तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर कोई है प्रॉपर तो उसको चाहिए कि जितनी दफ़ा वो कर सकते सही उसको इतना करना चाहिए कि करे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई ऐसी एक्सरसाइज जो कि आप कोई च्यूइंग गम का भी कुछ फायदा हो सकता है जैसे ये लोग करते हैं? इससे हमारे फेशियल मसल्स जितने हैं वो लाइक अब देखें अब हम सिर्फ एक च्युइंग गम जो लेते हैं, ठीक है, च्यू करने से हमारे काफ़ी मसल्स जितने फेशियल सारे मसल्स हैं हमारे ये सारे वर्क करते हैं और इससे हमारे मसल्स जितने वो चलते रहते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं। बिल्कुल, और उससे ये कि ये भी तो एक किस्म की फिजिकल एक्टिविटी है आपके फेशियल। एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी बाउंड नहीं होती बिल्कुल एक्सरसाइज के ऊपर। आपको अपनी डेली लिविंग के लिए जितने आप काम करते हैं, जितने भी छोटे छोटे टास्क हैं वही आप करते रहें तो आपका काफ़ी देर तक मतलब आपको इफेक्ट रहता है और आपको करना चाहिए ये सारा। एक सवाल और आप भी कहती होंगी, इतने ज़्यादा सवाल हैं जो कि मेरे जहन में आ रहे हैं।
जैसे डायबिटिक बेसिकली तो अपनी मदर की डायबिटीज के वाले से बात करने आई थी, तो हमने बाय द वे उनसे ये फिजियोथेरेपी वाली बातें शुरू कर दी जो कि एकेडमिक है। बिल्कुल। तो मिस तैयबा, आप ये बताइएगा हमारी ऑडियंस को कि बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि अच्छा बाजुओं में हर वक्त दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, वो क्या कैसे उस दर्द को खत्म करें, क्योंकि अक्सर तो वो दबा रहे होते हैं। स्पेशली मैं इसमें इनसे पूछना चाहूँगा, ये जो फ्रोजन शोल्डर के मरीज होते हैं ना, ये आपको पता है फिजियोथेरेपी में हम अक्सर रेफर करते हैं डायबिटीज़ वाले डॉक्टर्स, और फिजियोथेरेपी इसके लिए ज़रूरी होती है बिकॉज फ्रोजन शोल्डर का एक मेन ट्रीटमेंट ये है, क्योंकि आप कंधा जाम हो गया, डायबिटीज़ के मरीजों के जोड़ ज़रा जल्दी जाम होते हैं, तो उनमें से फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो बहुत कॉमन है, तो उनके कंधा जाम हो जाता है, तो उसमें फिर क्या एक्सरसाइज उनको रिकमेंड करते हैं? फ्रोजन शोल्डर ये होता है कि आपका बेसिकली आपका शोल्डर जो है वो 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, ठीक है, तो इसके अंदर आपका मतलब फ्रीज हो जाता है, नाम से ही पता चलता है फ्रोजन, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो भी पेशेंट की होती हैं इसके अकॉर्डिंग करवाते हैं। जैसे अगर कोई ख़वातीन है घर में, वो काम करती हैं, तो उनको हम कहेंगे कि आपने कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी नीचे आप कपड़ा रख दो, और उनसे कहेंगे कि आप 10 टाइम्स उसको अंदर को रोटेट करें, 10 टाइम्स आप बाहर को रोटेट करें, ठीक है, खड़े होकर। तो जैसे चक्की पीसना, जैसे चक्की, हाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे आप चक्की पीसते हैं तो आप इस तरह करें। तो डिफरेंट एक्सरसाइजेज आप जैसे कोई भी है, मतलब एक हम एक्सरसाइज कहते हैं कि उनको दीवार के साथ, हम कोई इसके लिए कोई हमें मशीन्स नहीं चाहिए या कुछ ऐसे नहीं चाहिए, डेली लिविंग की हैं तो आप आराम से करें। जैसे दीवार के साथ हम उसको कहते हैं कि बिल्कुल साथ साथ जाता जाए और अपने फिंगर्स ऊपर लेके जाता जाए, ठीक है, और फिर जितना जितना दूर जाता जाएगा उसका शोल्डर उतना ऊपर जाता जाएगा और आराम से उसको नीचे लेकर आए, ठीक है। तो ये आप एक्सरसाइजेस करें 3 टाइम्स अ डे। अच्छा। और ये सारा आपको फिर मतलब ये इसमें आपका फन भी आ जाता है, थोड़ा बहुत इंसान खुश भी रहता है। और मैं यही कहने लगी थी, बड़े मजे की ये एक्टिविटी है, तो वैसे मैं भी कर सकती हूं। काफी एक्टिविटीज ऐसी हैं कि मैं आपके लिए ऐड करना चाहूंगी, ये स्माइल करना होता है ना, ये इसकी ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी है। हाँ, क्यों जी, ऐसे ही है। इसलिए आपको इसका फायदा होगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। सही। अच्छा चलें, अभी हम थोड़ा सा एक सवाल आपसे मैं पूछती हूँ, उसके बाद फिर दोबारा मिस तैयबा की तरफ आएंगे कि और कोई ऐसी एक्सरसाइज जो कि हम कर सकते हैं, जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग हमें बता रही हैं मिस तैयबा। डॉक्टर साहब, आपसे जो एक सवाल जो कि अभी जब हम ब्रेक में गए तो मेरे जहन में आ रहा था कि पूछूं, जैसे हम प्रोएक्टिवनेस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो डायबिटिक पेशेंट प्रोएक्टिवली कैसे कैसे वो ये देख सकता है कि उससे कोई पेचीदगियाँ या कोई और मसला तो नहीं उसके साथ शुरू हो रहा है, उसके लिए कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि वो करवा सकता है पहले से ही, ताकि वो किसी और मसले में जाने से पहले ही खुद को जो है वो बेहतरी की जानिब ले आए या ना हट जाए उस मसले में। आपको पता है हम जो डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान है, हम लोग ज़्यादातर अमेरिकन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, वो जो रिकमेंड करते हैं हम एज सच अपने पेशेंट्स को कन्वे कर देते हैं, सो दैट वो एक इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटमेंट यहाँ से हासिल कर सके। तो अब उसमें मैं लोगों को जो टेस्ट एडवाइज करता हूँ वो है कि वो अपनी कॉम्प्लिकेशंस को साथ साथ स्क्रीन करते जाएं, यानी कॉम्प्लिकेशंस को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट किया जाए और अर्ली स्टेज पे फिर उनकी ट्रीटमेंट पॉसिबल होती है तो वो करवा लीजिए। जैसे आपने सुना होगा कि लोग गुर्दों के टेस्टों के लिए यूरिया क्रिएटिनिन करवाते हैं, ठीक है। यूरिया क्रिएटिनिन एक स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, ये मैं लोगों के लिए क्लियर कर दूं कि जब वो लोग यूरिया क्रिएटिनिन करवा के लोग खुश हो जाते हैं कि मेरे गुर्दे ठीक है, यूरिया क्रिएटिनिन के ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि गुर्दे फुली ठीक है। आपको एक टेस्ट करवाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, ठीक है। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया की स्टेज के ऊपर डायबिटीज के अंदर जो किडनी की डिजीज है वो रिवर्सेबल है, आप उसको रिवर्स कर सकते हो, आप उसमें इंटरवेंशन कर सकते हो, मार्जिन होता है डॉक्टर के पास। लेकिन जब आपका यूरिया और क्रिएटिनिन ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब अब मार्जिन नहीं है डायबिटीज़ के अंदर को जो किडनी की डिजीज़ को प्रोग्रेस से रोकने के लिए। और फिर आज भी डिस्कशन हो रही थी नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ, तो वो यही कह रहे थे कि लोग आके ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर कहते हैं जी मेरी क्रिएटिनिन नीचे तो नहीं आ रही, आप ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यूरिया क्रिएटिनिन की जब फेज़ आएगी बढ़ने की तो आमतौर पे वो ऐसी फेज़ होगी जब वो रिवर्स नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको वेल इन टाइम स्क्रीन करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का टेस्ट है। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया और यूरिया क्रिएटिनिन इकट्ठा ही करवा लेना चाहिए, ये 2-3 टेस्ट होंगे किडनीज के लिए। अब आ जाते हैं कि लिपिड प्रोफाइल। अच्छा, आपका फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल आपको टाइप 2 डायबिटिक जब डायग्नोज हो तो उसी वक्त करवा लें और फिर उसको साल में 2 दफ़ा रिपीट कर लिया करें।
इसके अलावा एक टेस्ट होता है आई एग्जामिनेशन का। आई एग्जामिनेशन की जो टेस्ट है उसको हम फंडोस्कोपी भी कहते हैं। अच्छा। और ये डायलेटेड आईज के साथ करते हैं, यानी आपकी आंख में वो जो आई के डॉक्टर हैं वो कतरे डालेंगे, फिर आपकी आंख का डिटेल में मुआयना करेंगे। अच्छा। और वो आपको बताएंगे कि आपकी आई की डिजीज़ अर्ली स्टेज पे है या नहीं है। और ये याद रखें कि अगर आई के अंदर डिजीज़ है तो इसका मतलब किडनी में भी डिजीज़ शुरू हो गई है। और वाइस वर्सा भी है, मतलब कि इन दोनों का आपस में दोनों का आपस में लेके, क्योंकि दोनों माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर किडनी में डिजीज शुरू हो गई है तो आइज का मुआयना होना चाहिए, और आइज में अगर आपने पहले करवा लिया तो किडनी के साथ उसकी चेकअप होना चाहिए। ये आई का एग्जामिनेशन हम एनुअल रिकमेंड करते हैं। हर पेशेंट जो डायबिटिक है टाइप 2 का, उसको एनुअल करवाना चाहिए। जो टाइप 1 के बच्चे हैं उनको अपनी डायग्नोसिस के 5 ईयर पे करवाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम ये हीमोग्लोबिन A1C। अच्छा। ये वो टेस्ट है जो हर 3 महीने बाद ये बताता है कि पिछले 3 महीने में आपकी एवरेज शुगर लेवल कैसी रही है। तो हीमोग्लोबिन A1C के ज़रिए आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आप सही साइड पे जा रहे हैं या आपका कंट्रोल सही नहीं जा रहा। अब ये बातें हो गई टाइप 2 की। टाइप 1 जो डायबिटिक्स होते हैं उनके अंदर जब उनका डायग्नोसिस होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। आपको पता है इंसुलिन डिपेंडेंट है, टाइप 1 डिजीज़ है, और ये ऑटो इम्यून है, यानी बॉडी का अपना सिस्टम बॉडी के खिलाफ काम कर रहा है। ठीक है। उसमें चांसेस होते हैं कि बॉडी के 2-3 ऑर्गन्स या ग्लैंड्स और भी इन्वॉल्व हों। तो उसमें हम एक सीलिएक डिजीज़ का वर्कअप कहते हैं, सीलिएक डिजीज़ की एंटीबॉडीज़ करवाते हैं, और उसमें हम थायराइड डिजीज़ की एंटीबॉडीज उसके टेस्ट करवा लेते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो वो उनकी डायग्नोसिस के ऊपर ही उनके लिए टेस्ट करवा लेनी चाहिए। ये है प्रोएक्टिवनेस रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशंस और कोमॉर्बिडिटीज। वैसे मुझे, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जैसे मदर और फादर दोनों को डायबिटीज़ है, और मैं तकरीबन हर 6 मंथ्स के बाद अपना HbA1c कराती हूँ। ये भी तो प्रोएक्टिवनेस है। वेरी गुड। आप तो है ही प्रोएक्टिव, आप तो साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिस्ट हैं खुद, और आप माशाल्लाह प्रोएक्टिव हैं, और आप हंसती खेलती रहती हैं। इससे आपके जो फेशियल मसल की एक्सरसाइजेज भी होती रहती हैं, वो भी होती रहती हैं। सही। अच्छा, अब हम मिस तैयबा से आखिरी सवाल। मिस तैयबा, क्या कोई और ऐसी एक्सरसाइज जो हमारी ऑडियंस को आप बताना चाहें? हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि जैसे अंकल ने बताया कि जैसे हमारे जितने भी मतलब पेशेंट्स होते हैं वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो एक चीज़ मैं बताऊंगी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी चाहिए। जैसे मतलब ये है कि आपको आराम से करें और आपका स्ट्रेस मैनेज होता है। जैसे आप अपनी आंखें बंद करें, मेरा ख्याल है आप दो भी साथ करें तो आराम से हो जाए। आंखें बंद करें और अपनी बॉडी को बिल्कुल एक दफ़ा लाइक अगर आपके हाथ हैं तो आप उसको बंद करें, 5 सेकेंड्स होल्ड करें और फिर छोड़ दें, और आहिस्ता आहिस्ता डीप मतलब सांस लें अंदर और फिर सांस लें बाहर। तो इस तरह आपने अपने सारे मसल्स को बॉडी के स्टार्ट ऊपर से लेकर पाँव के मसल्स तक को लेकर करना होता है। तो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। सही, बड़ी अच्छी टेक्निक है और बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ बातचीत करके। और जी नाज़रीन, बार बार मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त भी चाहूँगी। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मिस तैयबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस प्रोग्राम पे, और अगले हफ्ते हम दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।